आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एक लेसन पढ़ेंगे, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या हमारे विश्व में हो रहा है या अब तक हुआ है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है और विश्व को सुरक्षित कैसे किया जाता है। इसमें अनेक देशों की भूमिका क्या है, कौन कौन से संगठन चल रहे हैं, कुछ सरकारी संगठन है तो कुछ किसी लोगों के द्वारा चलाई गई संस्थाएं हैं। तो आज हम लोग इन दोनों के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। अब आता है विश्व राजनीति के बारे में। पढ़ते हुए आप लोग अक्सर आपका सामना सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। इनका अर्थ क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और गुप्त है, उसकी खुली चर्चा नहीं की जा सकती। इन सब चीज़ों को आप लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ मानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर दिया गया है। यह पिक्चर जो है गृह युद्ध के दौरान का है। गृह युद्ध का मतलब होता है जब एक देश के भीतर ही किसी दो समुदायों के बीच में भीषण लड़ाई हो जाए तो उसे गृह युद्ध की संज्ञा दी जाती है। और साथ ही साथ इसमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुए असुरक्षा को भी दिखाया गया है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, स्थिति क्या होती है, बहुत खराब हो जाती है। चलिए देखते हैं सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आज़ादी, कि अगर आप खतरे से आज़ाद हैं तो यानी कि आप सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा भी दो तरह का हो सकता है, आपका खान पान, रहन सहन, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सही तरीके से मिल रहा है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो कोई आपको पैसा वगैरह लूट ना ले, आपको किसी प्रकार का छेड़े नहीं, परेशान नहीं करे। तो सुरक्षा के पैमाने भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कभी राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, कभी खुद की सुरक्षा की बात आती है, कभी समाज की सुरक्षा की बात आती है। तो हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कबूतर के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह क्या कर रहा है, कुछ हथियार वगैरह के साथ लैस है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसको शांति सेना कहा जा रहा है। क्या वास्तव में ये शांति सेना है क्या? अगर उसके ऊपर बंदूक लेके बैठा हुआ है मतलब वह जबरदस्ती भी करवा सकता है। तो सुरक्षा क्या है, अपने आप में भुलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए आप यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है। ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें क्या होती है, रोज बदलती रहती है। तो क्या सुरक्षा की बात एक रहेगी? समय और परिवेश के हिसाब से अलग अलग है। आज से अगर आप 100 साल पहले चले जाएं तो आपकी परदादी लोग जब बच्ची होगी वो लोग हमेशा ओढ़नी लेके चलती थी। आज अगर आपको ओढ़नी डाल दिया जाए के लिए कह दिया जाए तो आप लोग बोलेंगे मेरे साथ जुल्म हो रहा है। उन लोग का ओढ़नी अगर खींच लिया जाए तो लोग बोलते थे मेरे साथ जुल्म हो रहा है। तो सुरक्षा की धारणा तो बिल्कुल बदल गई ना। आगे बढ़ते हैं। करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हैं। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। क्या सबका एक धारणा है क्या? मेरा एक दोस्त है गुवाहाटी में रहता है, वो हमको बता रहा था कि अरे आशीष, यहाँ पर स्थिति इतना विकट है ना कि लोग सड़क के किनारे कैसे बातचीत करते हैं, कैसे रहते हैं, तुम देखोगे ना तो खराब लगेगा। और वही चीज़ अगर गांव में आ जाए तो गांव का भी बहुत बचा हुआ है। गांव में अगर एक लड़का लड़की अगर हाथ पकड़ के अगर जा रहा है, इतना बड़ा बात हो जाएगा ना, पूरा गांव में फैल जाएगा तुरंत। अब गुवाहाटी जैसा शहर में तो वो तो बहुत आम बात है, कोई मतलब ही नहीं है उससे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पारंपरिक धारणा या बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा में वही है, देश को क्या करना है, दूसरे देश से बचा के रखना है, कोई विदेशी आक्रमण ना हो, इस बात पर भी गौर किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर युद्ध होता है तो किसी युद्ध में न केवल आम सैनिक मारे जाते हैं बल्कि आम स्त्री पुरुष को भी बहुत सारा हानि का सामना करना पड़ता है। मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा, क्या बॉर्डर पर खाली सिपाही मरेंगे? जो उनके आसपास से सटा हुआ गांव है उसके ऊपर भी बम गिराया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या भारत का हो। तो अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जाती है, हौसला को तोड़ने की कोशिश की जाती है। बुनियादी तौर पर किसी भी सरकार के सामने युद्ध के 3 विकल्प होते हैं।
क्या क्या होता है? पहला होता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण का मतलब क्या हो गया कि भाई हमको लड़ाई नहीं करना है, पहला चीज। दूसरा हो जाता है तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने का संकेत देना दूसरा पक्ष साम कर हमला करने से बाज आ जाए और युद्ध ठन जाए, तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, पीछे जाए और हमलावर को पराजित कर दे। तो ये सब कारण बताया गया। अच्छा, युद्ध में कोई सरकार भले ही आप समर्पण ना करे, लेकिन वो अपने इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित भी नहीं करेगी कि हम आत्मसमर्पण कर दिए। आत्मसमर्पण मतलब कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए हम, ठीक है, ऐसा वो कभी प्रचारित नहीं करेगी। अब आता है सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकना होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अवरोध। युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? शक्ति संतुलन। मतलब कि जितना पावर आपके पास है उतना पावर हम भी अपने आप में जनरेट कर लें। क्या लड़ाई होगा? नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने बैठते हैं, क्या उनमें लड़ाई होगी? नहीं होगी। अच्छा, क्या सभी देश बराबर हैं? कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी की जनसंख्या अधिक है, किसी की जनसंख्या कम है, कुछ के पास ज़्यादा परमाणु हथियार होंगे तो किसी के पास कम होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमले का कोई भी प्रकट कारण नहीं जान पड़ता है, फिर भी बहुत सारे लोग यह देख कर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह भांपा जा सकता है कि भविष्य में यह हमलावर हो सकता है। इसी कारण से आप क्या करते हैं? अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। देखो, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए, अभी आप लोग का 12th का रिजल्ट तो आया नहीं है, एग्जाम भी नहीं हुआ है 12th का, लेकिन फिर भी क्लास में कुछ बच्चों को देख के लगता है इन किलो का रिजल्ट बढ़िया हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर हमको टॉप करना है तो हमको उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, क्या कीजिएगा? एग्जाम देके नंबर आने का इंतजार कीजिएगा, तो खत्म, जो रिजल्ट आना है वो तो गया, आ गया। तो ठीक उसी प्रकार युद्ध में भी क्या होता है, पहले से ही भारत इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि चीन के पास बहुत शक्ति है, तो अपनी स्थिति को मजबूत करके चलेंगे। और पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व क्या है? गठबंधन बना लेना। ध्यान रखिएगा, पारंपरिक सुरक्षा मतलब क्या होगा? जैसे कि सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, पहले के टाइम में या अभी के लोग, अभी ये लोग जैसे बहुत कोई आता है, जो लड़का लोग गुट बना के आता है पूरा, अगर कोई लड़ाई होगा तो हम लोग मिल करके फरिया लेंगे, तो अपना सुरक्षा कर रहा है, पारंपरिक तरीका है। आधुनिक तरीका क्या है? अभी आती है रोज एक शिक्षक लेकर आती है, कोई आया नहीं आया मार के ठोंक देंगे, खत्म, बात खत्म। तो पारंपरिक सुरक्षा का है क्या तरीका? नहीं। परंपरा वाला क्या है कि सब कोई साथ में आएंगे, लड़ाई झगड़ा या कोई भी तरह का दिक्कत हमारे साथ नहीं हो सकता है। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने और उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों की यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। अच्छा, आप लोग में, लड़की लोग में बहुत कोई होता है कि ग्रुपिंग बना के आते हैं, खतरा किससे? आपको 4 को कहीं लड़का नहीं मिल जाए गाड़ी करने वाला, दिमाग का दही कर देता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह पे लड़का भी छड़ा जाता है। अगर गर्ल्स हॉस्टल के बगल से कभी गुजर के देख लेना, इतना बेकार लड़की लोग बेइज्जत करेगी, उनको ठिकाना नहीं है। सब लड़की लोग शरीफ नहीं होती है। एनीवे, तो अधिकांश गठबंधनों को क्या किया जाता है? लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों की यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि खतरा वास्तव में किससे है। ये आपके मम्मी पापा भी आप लोग को हमेशा बोलते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, अरे जब जा रहे हो तो अपना दोस्त के साथ जाओ। क्यों बोलते हैं ऐसा? लड़कों को क्यों बोला जाता है? बताइए निरंजन बाबू, आप लोग आते हैं तो पापा लोग बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा दोस्त नहीं जा रहा है, अकेले जा रहा है। क्यों बोलते हैं? रीजन, अगर मान लेते हैं रास्ता में आते टाइम तुम्हारे साथ कुछ दिक्कत हो जाए, साइकिल खराब हो जाए, कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, 4 को दोस्त रहेगा तो ना मदद करेगा।
अकेला होकर की मदद करेगा। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा आप लोग गठबंधन बना के चलिए, साथ में चलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था और ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों को 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और आगे चल के क्या किया था, ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। अब देखो, किसी देश की सुरक्षा का ज्यादातर खतरा कहाँ होता है, सीमा के भीतर या सीमा के बाहर? बाहर। बाहरी वाला ही आक्रमण करने आ सकता है आपके पास। अब देखो, देश के भीतर भी कभी कभी हिंसा फैल जाती है, लेकिन उसको निपटना थोड़ा आसान होता है। अब देखो, विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। पारंपरिक धारणा या आंतरिक सुरक्षा। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके ध्यान में यह सवाल जरूर पैदा होगा, क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? तो अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा है अथवा होने की आशंका हो, तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? इसलिए यह देश के भीतर भी क्या होता है, ध्यान रखना पड़ता है। पुलिस विभाग क्या करता है, नजर रखता है। अगर कभी कभी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तो आर्मी को क्या किया जाता है, देश के अंदर बुला लिया जाता है। देखो, सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। तो बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, अपने अंदर की स्थिति को बहुत सुदृढ़ रखे हैं। वहाँ पर कोई भी हालत में जल्दी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है। इंडिया में तुम्हारा बहुत सारा जाति और धर्म है, अमेरिका में है क्या? इतना जाति और धर्म नहीं है, सब एक है। अभी यहाँ पर अभी आए हो तुम लोग, एक छोटा सा एरिया सारवा से आए हो, अगर जाति गिने ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की जाति लगभग है यहाँ पे, 9। इतना छोटा सा क्षेत्र में कितनी विविधताएं हैं। तो कहीं ना कहीं इन विविधताओं के कारण कभी कभी अच्छा भी है, बुरा भी है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है। वहाँ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास रुपया है वही बढ़िया है, बस। कोई जाति धर्म। अब देखो, 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम, अथवा सन 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा था। मतलब फ्रांस की किससे लड़ाई हो रही थी, वियतनाम के साथ, और ब्रिटेन की केन्या के साथ। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सारोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए। अब देखो, जितना भी देश है, शीतकालीन युद्ध आप लोग सभी जानते हैं कब से कब तक चला था? 1945 से 91। एक ही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, अरे किसी को याद नहीं रहता है। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी। दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी। यानी कि कोई भी अगर एक देश किसी एक गुट के साथ चला जाता तो दूसरा गुट से उसका क्या हो जाता था, बैर हो जाता था। मान लेते हैं ट्यूशन में 2 गुट बना दिए, एक सीताराम का गुट बना दिए, एक इसका गुट बना दिए। अब अगर सीताराम का गुट में जितना भी 2 है, और उन लोग का बैर इससे सीधा हो गया, इसका गुट का टोटल देश वाले से, और इसके गुट में जो लोग हैं उसका बैर किससे हो गया, उससे। ये दौर कब तक चला था, 1991 तक। उसके बाद क्या हुआ, ये शक्तियां टूट गई और पूरा विश्व क्या हो गया, बहुध्रुवीय हो गया। मतलब सभी देश का अपना अपना अस्तित्व हो गया। ये सब पढ़िएगा एक बार आप लोग अपने से। अच्छा, इसके अलावा अलग राष्ट्र पर बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों ने भी को भी देश से खतरा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान से टूट के क्या बना है, बांग्लादेश।
तो पाकिस्तान से बांग्लादेश टूट के अलग बना, मतलब बांग्लादेश के जो नेता लोग होंगे वो कभी ना कभी पाकिस्तान का विरोध किए होंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब बांग्लादेश को सपोर्ट उस टाइम कौन किया था, इंडिया, क्योंकि ये इंडिया से होकर के रास्ता होता था बांग्लादेश का। 1971 में अलग हुआ था, डेट देख लीजिएगा। तो इसके कारण क्या होता था, दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती थी। सन 1946 से 91 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हो गई है। कब, 1946 से 1991। अब आता है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। क्यों भैया, हिंसा बहुत ज्यादा कीजिएगा तो क्या होगा, स्थिति अच्छी रहेगी या बुरी हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। अगर आप लोग दोनों लड़ते रहिएगा, नॉर्मल सा बात है, दोनों का नुकसान होगा। अब देखो, आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए, सुखसाजी युद्ध नहीं करना चाहिए। और युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर हाथ न उठाए। पहले भी कहा गया, आज भी कहा जाता है, निहत्थे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, और एक सीमा तक ही हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। बल प्रयोग तभी कीजिए जब सारा उपाय असफल हो गया हो। अब देखो, इसी में एक वर्ड आता है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण मतलब क्या होता है, आपको अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करना है। निरस्त्रीकरण की मांग होती है सभी राज्य, चाहे आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आ जाए। हथियार का उपयोग क्या करना है, नहीं करना है। इसको लेकर के क्या हुआ, बहुत सारा संधि भी हुआ था। तुम लोग को शायद पता है, ये क्या नाम है इनका, अब्दुल कलाम आजाद, या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को या वैज्ञानिकों ने नेताओं को चिट्ठी लिखी है कि हमने ये अस्त्र तो बना दिया, लेकिन इस अस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अस्त्र का उपयोग करेंगे तो पूरी दुनिया क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। अब देखो, 1972 को जैविक हथियार संधि हुआ था, BWC, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है, जैविक हथियार संधि कब हुई, 1972। रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी, 1992। इसके अलावा ये सब ऐसे हथियार रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज्यादा देशों ने BWC संधि पर हस्ताक्षर किया। कितना देशों ने, 155। ये सभी लोग यही बोले कि भैया हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। 181 देशों ने CWC रासायनिक हथियार संधि 1992 पर भी हस्ताक्षर किया है। और कुल देशों की संख्या भी बताएंगे भैया, 181 को देश को हस्ताक्षर कर दिया, तुम 107 को लाएंगे देगा, वही 21 में डबल सिग्नेचर नहीं कर सकता है क्या रे। 192 93 को, 193 टोटल देश है दुनिया में। हालांकि इसकी संख्या थोड़ा घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि बहुत सारा देश ऐसा है ना कि इतना छोटा है, कभी भी उस पर कोई अधिकार कर लेता है। नहीं नहीं, विश्व में कुल देशों की संख्या 193 है, हाँ लगभग। हस्ताक्षर करने वाला बात में अभी राधा ही है। एक बार आपका कॉपी में हस्ताक्षर कर दिया, मेरा कॉपी तो हो गया, अब थोड़ी है कि राधा डबल हो गई। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल है, लेकिन महाशक्ति अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून का पालन करना पड़ता है। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM, इसने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोक दिया कि आप मिसाइल का उपयोग रक्षा कवच के रूप में नहीं कर सकते। लेकिन देखो, ये सब जितना भी सिग्नेचर होता है, अगर युद्ध की स्थिति होगी, क्या अमेरिका मानेगा, क्या नहीं मानेगा। अभी आपको हम बोले कि इससे लड़ाई नहीं करना, नहीं करना, आपके पास अस्त्र यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर ये पूरा लड़ने लगे तो तुरंत अपना पंच वाला निकालोगे, मारेगी एक मुक्का धड़ाम। लेकिन भाई नॉर्मल केस में यूज करेगा क्या कोई, नहीं।
और अगर यूज करोगे तो बाद में जवाब भी दोगे। लेकिन अमेरिका जानता है जवाब मांगने वाला कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। वहां किसका चलता है, मेरा तूती बोलता है, बात खत्म। ठीक है, ये कुछ चीज तुम लोग देखे होगे अधिकतर स्कूल या ट्यूशन में जहाँ तुम लोग पढ़े होगे, अगर सर का बेटा बेटी पढ़ता होगा तो वो नॉर्मल सा बात है, नहीं वो एटीबीसी रुआब में रहता है हमेशा। यहाँ तक कि मास्टरों के ऊपर एक बार अपना धाक चला करके निकल जाता है। तो वही कहानी किसका है, अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका क्या है, मैन अभी पावर में है। और अमेरिका रक्षा व्यय में सबसे ज्यादा खर्चा करता है, मतलब कि सेना आर्मी के ऊपर। अब आता है ऐसे प्रेक्षास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती है। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई संधियों पर हस्ताक्षर किए। अब आता है सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साल्ट 2, और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी एनपीटी 1968 भी इसी तरह की क्या है, एक संधि है। और इसमें भी क्या बोला जा रहा है, इसने भी परमाणु हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में खड़ा कर दिया। मतलब कि परमाणु हथियार सभी लोग नहीं बना सकते। जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, उनका परीक्षण कर लिया था, उनको बोला कि तुम लोग हथियार रख सकते हो। और जो 1967 तक नहीं कर पाए थे, उनको बोला कि आप लोग ऐसा हथियार नहीं बना सकते हैं। तो इसमें भी देखो पावरफुल होगा वही आदमी, पावरफुल होगा जो पहले बना लिया। और तुम लोग कमजोर पहले से है ही, और अब क्या बोले तुमको परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, मतलब तुम सादे हमरा से आगे बढ़ते हैं। अब परमाणु अप्रसार संधि ने क्या किया, परमाणु आयुधों को समाप्त तो कर दिया, समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या क्या की, कम कर दी। अच्छा, कम करने का कोई फायदा होगा, अब यही वाली बात है, अगर एक के पास पावरफुल हथियार है उससे बच के रहना, अगर सबके पास हो जाएगा दिक्कत क्या होगी, कोई भी किसी से लड़ सकता है। छिटा और नॉर्मल सा बात है, परमाणु हथियार का यूज करेगा, इसको मारेगा तो इसका दोस्त को बचाने आएगा, अभी ओकरो से लड़ाई हो जाएगा, तो वो अपन दोस्त को सपोर्ट करेगा, इस तरह क्या होगा, पूरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा ना। इसीलिए परमाणु हथियार को रोका गया कि आप कोई नहीं बना सकते, एक पावरफुल आदमी है तो इसको रहने दो पावरफुल, सबको पावरफुल नहीं बनाना है। और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई, विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं और विचारों का नियमित आदान प्रदान भी करते हैं। इस बारे में भी बात की गई। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद और एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में भी बताते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऐसा करके वे अपने देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का भी आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से कोई औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही है। देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास कितना तरह का सैन्य बल है, किस तरह का है, कहाँ तैनात किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि विश्वास कायम रहे दो देशों के बीच। लेकिन फिर भी क्या विभिन्न देश अपना गुपचुप तरीके पे कुछ काम करता होगा या नहीं, बिल्कुल करता है। आप लोग अपना दोस्त को बताते हैं क्या कि घंटा पढ़ते हैं, इस तरह हम लोग पढ़ भी नहीं करते हैं, बताएंगे क्या। अच्छा, एक बात वैसे सबको बोलेंगे, क्वेश्चन बैंक हम बोल रहे थे पढ़ने के लिए अपने से एक एक चैप्टर रोज, कोई स्टार्ट किए, एनीवन कीजिएगा भी नहीं, पाप चढ़ जाएगा। हाँ ऑनलाइन में भैया, ऑफलाइन में कभी आके बात कीजिएगा। अब आता है सुरक्षा की परंपरागत धारणा, मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग और इसके प्रयोग की आशंका से ही क्या है, परेशान रहता है, या फिर कहें तो खतरा माना जाता है। अपारंपरिक धारणा, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं रखती, बल्कि इस पर मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले
व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है। और पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी सुरक्षा किसकी है, इस पर भी सवाल किया जाता है। हमें यह भी देखना होगा कि सुरक्षा की बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए, किन खतरों से सुरक्षा करने की बात की जा रही है। अच्छा, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा भी कहा जाता है। इसमें सभी लोग क्या करते हैं, गठबंधन बना के रहते हैं। चलिए एक बार इतना का क्वेश्चन आंसर एक बार चेक। कुछ प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखते चलिए। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, इसे अवरोध कहा गया। दूसरा, युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, इसे रक्षा कहा गया। अपरंपरागत सुरक्षा नीति एक तत्व है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। शक्ति संतुलन अभी जस्ट बताया कि अगर दोनों बराबर हो तो लड़ाई होगा क्या? नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब और किसके खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ क्या किया था? इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक आतंकवादी ने 11 सितंबर 2001 को किस पर हमला बोला था? तो 11 सितंबर 2001 के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला था। किस पर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अरे यहाँ पर सेंड लिख दिया, यहाँ पर सेंटर होगा, सुधार लो अपने कॉपी में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC और ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला बोला था। ट्विन टावर्स और पेंटागन। और उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसने? ओसामा बिन लादेन ने। देखो, ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा ने क्या किया था? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 जगह हमला बोला था। और 4 जगह में पहला था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दूसरा था ट्विन टावर, तीसरा था पेंटागन, और चौथा जो था ना, वो जाकर के खेत में गिर गया था, उससे कुछ हमला नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर्स और पेंटागन। पेंटागन अमेरिकी मुख्यालय का मैं स्तर था। ट्विन टावर भी काफी बड़ा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी अमेरिका की मुख्य जगह है। और चौथा भी हमला करना चाहा था, लेकिन चौथा क्या हुआ था? उसका विमान खेत में जाके गिर गया था, तो इसलिए उसका चर्चा इसमें नहीं किया गया है। फ्रांस के वियतनाम और ब्रिटेन को केन्या में कब जूझना पड़ा? तो 1950 के दशक में 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम और 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या से जूझना पड़ा था। कब से कब के बीच में गृह युद्ध की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई? तो 1946 से 47 के बीच गृह युद्ध की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई थी। निरस्त्रीकरण की मांग क्या होती है? सभी राज्य, चाहे उसका आकार, ताकत, प्रभाव कुछ भी क्यों ना हो, कोई खास किसी के हथियारों से बाज आए, मतलब कि उसका युद्ध ना करे। जैविक हथियार संधि कब हुई? 1972, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? 1992। इसको CWC के नाम से भी जाना जाता है। कितने देशों ने BWC संधि और कितने देश CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 155 से ज्यादा देश BWC पर और 181 से अधिक देश CWC संधि पर। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने कब और किसको बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका? तो सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोक दिया। अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कितनी संधियों पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, इसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि दूसरी आती है, और इसमें और क्या शामिल है? स्टार्ट भी शामिल है। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। अगला है परमाणु अप्रसार संधि। क्या है? परमाणु अप्रसार मतलब परमाणु का प्रसार नहीं हो, परमाणु वाले हथियार का प्रसार नहीं हो। परमाणु अप्रसार संधि 1960 में
भी 68, सॉरी 1968 लिखा है। 1968 में भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि थी कि भैया आपको अस्त्र का ज्यादा से ज्यादा नहीं बनाना है। इसने परमाणु हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 में पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के तहत हथियार को रखने का अनुमति दे दिया। जो नहीं कर पाया था, बोला अब हथियार तुम नहीं बनाओगे। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा किसको कहा जाता है? वही मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा को अपारंपरिक धारणा कहा जाता है। सबको समझ में आ रहा है ना? दिक्कत है तो पूछ सकती हो, और अगर दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो कल हम पूछेंगे। कल पहले बता देते हैं, मेरा काम यही रहेगा, चाहे आप आए हो क्लास में या नहीं आए हो, याद हो या नहीं हो, हम कल पूछेंगे 20% सीरियली इसमें, और सभी का याद होना चाहिए, नहीं तो मार खाइएगा। 20% सीरियली। अभी हम 14 पर गए, क्वेश्चन पे आते हैं। पैराकोर का क्या आशय है? पैरोकारों का क्या आशय होता है? पैरोकार किसको बोला जाता है? पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना। वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो क्या होगा? वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा।